Hello everyone, welcome to UGC NET JRF Achiever. How are you all? I hope you are the well. आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो में मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल से रिलेटेड रखा हूँ। ये जो पीएचडी एस्पिरेंट होंगे उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये आते फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें से कौन सा, यहाँ पे क्या है, नॉट ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इंसिडेंटल सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज डिस्क्रिएट, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज डिस्क्रिएट, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एट्रीब्यूट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसमें से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है। ये इसका जो मैं रिसर्च का फर्स्ट पार्ट डाला हूँ वो थ्योरी से रिलेटेड डाला हूँ और ये प्रैक्टिकल से है। अगर आप ये दोनों को, अगर पार्ट 1 को और ये इसको लगा लेते हैं तो ये आपका रिसर्च एकदम कवर हो जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। पूरा कंसेप्ट यही रहेगा। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट एंड जेड टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है, आप लोग अब पढ़े होंगे, तो ये का स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0 to +1, +1 to -1, 0 to -1, none of the above। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो है वेरिएबल्स क्या है, +1 to -1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये मैच द फॉलोइंग से है, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल एंड केस स्टडी एंड एथनोग्राफी। ये लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 से इसको मैच करने का, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल का किससे मैच होगा, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसका क्या है कि उस पर क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है, खुद से आप एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है वो पास्ट स्टडी है, ठीक है, उस पर आप कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या होगा, 1, ठीक है। केस स्टडी का क्या होगा, इंटेंसिव। एंड एथनोग्राफी का इंटरप्रिटेटिव, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस जो है फॉर्मुलेट किया जाता है बिफोर द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट एंड नन ऑफ द एबव।
तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ना बोल के थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, ठीक है। कोई भी आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं ना तो उसका हाइपोथेसिस जो है ना वो बिफोर द रिसर्च ही फॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिफोर द एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टाइप 1 एरर इन द टेस्टिंग ऑफ ए null hypothesis occurs when the researcher। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिजेक्ट्स इट when it is true except when it is false both and neither one and neither two। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड यूजिंग। द एस्टैब्लिश theories, the finding of previous research, experience of the researcher and the result of the same study। इसमें जो है हाइपोथेसिस जो है ना, आप उस कोई भी रिसर्च का यूज कर सकते हैं या उससे रिलेटेड यूज कर सकते, क्या जो आप रिसर्च कर रहे हैं। जो पीएचडी स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा समझते होंगे। आप पीएचडी जो करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो रिलेटेड आपका एरिया होता है उससे रिलेटेड आप शोध गंगा पे आप रिसर्च देखते हैं, ठीक है। और उसी टाइप से आप अपना सारा चीज़ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो उससे क्या है, जो सेम स्टडी होता है ना और जो स्टडी का रिजल्ट होता है उससे आप जो आपका हाइपोथेसिस है उसको आप फॉर्मुलेट करते उसका यूज़ करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। इसमें नॉट पूछा, नॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एनटीए में, ठीक है। नॉट को आप लोग केयरफुल पढ़ें, ठीक है। एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, एक्सेल कोडिंग, मेटा एनालिसिस, रिच थिक डिस्क्रिप्शन, राइटिंग मेमोज। तो 9 का क्या होगा आंसर, मेटा एनालिसिस। ये क्या है, नॉट रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, ये है क्वांटिटेटिव का पार्ट है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च, ठीक है। डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीड्यूर, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि फॉर्मुलेटिंग है रिसर्च हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है कि आप कोई भी आप रिसर्च क्वेश्चन एक जनरेट करते हैं, ठीक है, कि हमको कौन से फील्ड में रिसर्च करना है, ये वो पूछा जा रहा है। थोड़ा एग्जामिनर जो है ना अभी एनटीए में थोड़ा आपको घुमाएगा भी, तो उसी को आपको थोड़ा पकड़ना होता है, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन आयर्स इससे नहीं समझ सकते, या फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो एक शोध प्रश्न तैयार करना, ठीक है। आप कौन से एरिया में शोध करना चाहते हो वो उस पर
फॉर्मुलेटिंग, यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ये रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन के बाद ही हाइपोथेसिस आता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। ये रिसर्च में जो है एथिकल नॉर्म्स है, डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी एंड डाटा शेयरिंग पॉलिसी। तो इसमें क्या है, सब में इन्वॉल्व गाइडलाइंस। इस सब का जो है ना, अगर नॉट ये वर्ड को अगर हटा देते हैं तो इस सब में जो है ना, ये तीन में गाइडलाइन है कि आप कॉपीराइट किसी का नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी का कॉपी नहीं कर सकते, आप पे कॉपीराइट लगेगा। पेटेंटिंग नहीं कर सकते हैं, डेटा पॉलिसी है। बट थीसिस का जो फॉर्मेट है इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, नॉट इन्वॉल्विंग गाइडलाइंस, तो ये थीसिस फॉर्मेट आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन, विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडीज़। तो इसमें मेनली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मिड डे मील जो गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल में जो चलाती है, जिसमें बच्चे को कुछ मील प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उस पर जो है कौन सा रिसर्च जो है इफेक्ट पॉसिबल अगर अप्रोप्रिएट दिस स्टडी, ये इस पर जो है कौन सा मेथड जो है ना अप्रोप्रिएट होगा, जो इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं इसका क्या फैक्टर है, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड तो ये तो होगा नहीं, ये तो पास्ट स्टडी पे होता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, ये भी जो है कुछ आपको डेटा प्रोवाइड हो रहता है, उस पर जो है ना आपको डिस्क्राइब करना होता है, तो ये भी क्या है, नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का भी पार्ट नहीं है ये, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो लगता है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल सब में लगता है, ठीक है। इस पर जो है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यूज होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसीडर क्रिटिकल। तो इसका आप लोग राइट आंसर देंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसीडर क्रिटिकल। डाटा कलेक्शन with standardized research tools, sampling design with the probability sample techniques, data collection with bottom up empirical evidence, data gathering to take place with top down and systematic evidence। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3, डाटा कलेक्शन विथ बॉटम अप empirical evidence। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन एक एक मिनिमम 1 क्वेश्चन जो है ना पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए कुछ कुछ मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी डाला हूँ। तो इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेट विच हैज़ निगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर रिसर्च एथिक्स। एक मिनट 13 8 क्वेश्चन वैसे आ गया तो कर लेते, ये नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ। एक सेकंड, 16
17, 18, 19। चाहिए वो क्वेश्चन को अभी एग्जाम्प्ट करते हैं। ये 15 से देखें। इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जो एक्शन रिसर्च है जिनको इमीडिएट रिसर्च भी बोला जाता है, तो उसका सीक्वेंस क्या है, उसमें कौन कौन सा स्टेप लिया जाता है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्लान, इसको आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें मैच द फॉलोइंग से एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे एंड हिस्टोरिकल मेथड और डाटा कलेक्शन टूल्स है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पे कौन से डाटा कलेक्शन टूल यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड पे टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट 4 एंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे पे क्वेश्चनायर्स, हिस्टोरिकल रिसर्च पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी हूँ, ये जो है ना प्योरली जो पास्ट रिसर्च होता है उस पर डिपेंड होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, इसमें कुछ नया डाटा कलेक्शन नहीं किया जाता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में भी आप लोग अगर जानते ही होंगे, ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो बताएंगे कमेंट में, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकस ऑन ameliorating the prevailing situation? फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूद स्थितियों को सुधार करने पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन मीन्स मौजूदा स्थिति को। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, जो इस पर एक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, इस पर फंडामेंटल रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च नहीं, ये मतलब जो इमीडिएट प्रॉब्लम होता है उसको एक्शन रिसर्च के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट द effect of methods of feeding on anxiety prone's of children. Which method of research would be appropriate for this? Case study method, experimental method, ex post facto method and survey method. तो इस पे भी क्या आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है अप्लाई होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। In which of the following arrangement a wider spectrum of idea and issue may be made possible? Research article, workshop, conference and symposium.
तो ये आइडिया ऑफ द इशू मे बी मेड ए पॉसिबल, ये किस में होता है? कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम इन। ये पीएचडी जो स्टूडेंट करते हैं, तो कौन से स्टूडेंट को प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम जो मिलता है, जो लोग पीएचडी करते होंगे या करने वाले होंगे उन लोग टारगेट करते हैं। ये इसमें काफ़ी अच्छा फेलोशिप अमाउंट मिलता है, लगभग 70 to 80,000। तो ये स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी IISC, IIT, NIT, IISER एंड IIIT, इसमें IISC, IIT, NIT, IISER, IIIT, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT एंड IISC। ये IISC का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT। तो ये इसका राइट आंसर होगा IIT एंड IISC से जो करते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम का जो है उसको जो है बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लगाएं, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको हेल्प करेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।